मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस। आज 2 मई के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर जो भी डेली करंट अफेयर है विद एनालिसिस, उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है दोस्तों। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ डिस्कस किए जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों ये बना है छत्तीसगढ़ राज्य। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन चला लगा हुआ है, इसके अंतर्गत जो मनरेगा स्कीम होती है गाँव में, उसके तहत रोजगार देने में मामले में राज्य की सूची जो भारत सरकार ने निर्धारित की है उसमें पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ राज्य। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के राज्य के प्रयास के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख मजदूर मनरेगा के तहत काम करते हैं दोस्तों। और इस जो लॉकडाउन के अंदर है रोजगार देने में सबसे पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है दोस्तों भारत के नरेंद्र सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और दोस्तों छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था। विधानसभा सीटें हैं 90 वहाँ पर, राज्यसभा सीटें हैं 5, लोकसभा सीटें हैं 11। और दोस्तों छत्तीसगढ़ से जुड़ी जानकारी है, जो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगी, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदी है दोस्तों वो है महानदी। महानदी का उद्गम स्थल है रायपुर के समीप धमवतरी जिला है दोस्तों। कैपिटल है जो रायपुर के पास धमतरी जिले में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। किसी भी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। महानदी के उद्गम स्थल है सिहावा नामक पर्वत श्रेणी जो रायपुर के समीप धमतरी जिले में है। संबलपुर में जिले में प्रवेश हो गए दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ से विदा हो जाती है, फिर वह उड़ीसा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर जो इम्पोर्टेंट जो भी जगह है वो हैं धमतरी, कांकेर, चारामा, राजिम, चंपारण, आरंग, सिरपुर, शिवरीनारायण। और उड़ीसा में संबलपुर, बलागीर, कटक आदि स्थान है जो महानदी के तट पर है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नदी के तट पर कौन सा राज्य के शहर हैं, वो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, उसी के लिए हमें यहाँ डिस्कस किया है। और दोस्तों ये जो महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ ये यहाँ लिखी हुई है, पैरी, सोंढूर, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जोंक, तेल आदि। और महानदी में जो प्रमुख बांध है दोस्तों रुद्री, गंगरेल और हीराकुंड। हीराकुंड बांध आपको पता ही होगा दोस्तों। और महानदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 885 किलोमीटर। और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और दोस्तों जो भी बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, याद रखना हमेशा। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो जो भी बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। और जो महानदी का डेल्टा है दोस्तों कटक नगर है जो उड़ीसा में, उससे 7 मील पहले शुरू होता है। और इसी के अंतर्गत हम देख लेते हैं दोस्तों मनरेगा स्कीम की बात हुई है यहाँ पर। मनरेगा है जो दोस्तों भारत में एक रोजगार गारंटी योजना है जिसका 7 सितंबर 2005 से शुरुआत हुई थी। और यह ग्रामीण परिवारों को उन वयस्कों को 100 दिन का रोजगार देती है दोस्तों, ये जो प्रतिदिन 220 रुपये की संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी का सार्वजनिक कार्य संबंधित है कुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। जो 220 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी पे 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसके अंतर्गत शुरू में इसे नरेगा का नाम दिया गया था दोस्तों, लेकिन इसका नाम चेंज किया गया है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा के तहत का नाम दिया गया है। मनरेगा का फुल फॉर्म ये है दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा का फुल फॉर्म है दोस्तों ये। और शुरू किया गया था ये 7 सितंबर 2005 से। उस समय इसका नाम नरेगा होता। अब 2009 में इसमें परिवर्तन किया, पुनः नामकरण किया गया, इसे मनरेगा नाम दिया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों को निरंतर परिचालन के लिए कौन सी समिति की स्थापना की है? दोस्तों हाल ही में कोयला मंत्रालय ने
जो नई इकाई शुरू की है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट पीएमयू की स्थापना की है दोस्तों। इससे जो भी कोयला खदान है उनका निरंतर परिचालन चलता रहेगा, ये इसकी देखरेख में। और दोस्तों यह इकाई कोल खानों में खदानों के संचालन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों से जरूरी विभिन्न मंजूरी दिलवानी करने में मदद करेगी, और जिससे कोयला उद्योग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, जो भी कोयला उद्योग है। और केंद्रीय कोयला मंत्री है दोस्तों प्रहलाद जोशी। दोस्तों यहाँ टर्म आई है, यूज हुई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है दोस्तों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है दोस्तों किसी भी जगह पर कोई भी व्यापार शुरू करना कितना आसान है, उसे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोला जाता है दोस्तों। वर्ल्ड में रिपोर्ट आती है, उसी लिस्ट में भारत की रैंकिंग दोस्तों पिछले साल 2018 में जो आई थी उसमें 70 थी, और अब जो आई थी पिछले साल 2019 की रिपोर्ट है, उसमें भारत का रैंक है 63। इससे 14 रैंक का सुधार हुआ दोस्तों। इससे साफ होता है कि भारत ने कई स्तरों पर इसमें सुधार किया है, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। ईज ऑफ डूइंग का मतलब यही होता है दोस्तों, कितना किसी कारोबार को करना कितना आसान है उस जगह पर। उसी के सरलीकरण के अंतर्गत कानून बनाए जाते हैं, जो भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और दोस्तों यह जो इंडेक्स है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, जिसमें रैंक भारत की 63 है, वो कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। ये इससे जुड़ी जानकारी यहाँ लिखी हुई है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो पीडीएफ से। कारोबार को आसान बनाना होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। और दोस्तों इसमें जो भी पैरामीटर्स होते हैं, जो जिनके बेस पे ये निर्धारित होती है रैंक, वो यहाँ लिखे हुए हैं। इन रेगुलेशंस में कंस्ट्रक्शन परमिट, रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट मिलना, टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म आदि को शामिल किया जाता है कि इसी आधार पर रैंकिंग तय की जाती है कि किसी जगह का कंस्ट्रक्शन परमिट कितनी आसानी से मिलता है, रजिस्ट्रेशन में कितना आसानी है, और वहाँ क्रेडिट कितना जल्दी मिल सकता है। दोस्तों इन्हीं चीज़ों के बेस पे ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है निर्धारित होती है। और किसी भी देश की आर्थिक ग्रोथ के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अनिवार्य है दोस्तों। इससे विदेश निवेश करता है, विदेशी कंपनीज हैं जो निवेश करती हैं, और इससे जो विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार नियुक्त किया गया? दोस्तों ये किया गया है शिखा शर्मा को। एक्सिस बैंक की दोस्तों पूर्व सीईओ रह चुकी हैं शिखा शर्मा, उनको गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया। आपको पता ही हो गूगल पे से सभी पेमेंट करते हैं, उसी का जो नया सलाहकार इंडिया का नियुक्त किया गया है शिखा शर्मा को। और गूगल के जो दोस्तों वर्तमान सीईओ हैं सुंदर पिचाई हैं, और अल्फ़ाबेट इंक है दोस्तों, वो गूगल की मूल कंपनी है। याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ सकता है अल्फ़ाबेट इंक कंपनी से, वो गूगल की ही कंपनी है। ये हैं शिखा शर्मा, जिन्हें गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, साल 2020 का विज्ञान और प्रौद्योगिकी का निक्कई एशिया पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा दोस्तों आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निक्कई एशिया पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों यह निक्कई एशियाई पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी का इनको दिया जा रहा है, प्रोफेसर है जो थलपिल प्रदीप। और दोस्तों यह पुरस्कार, और इनको किसी वजह से दिया जा रहा है, इनको यह पुरस्कार नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, जिससे नैनो, ये हैं थलपिल प्रदीप जी, इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी से सक्षम फिल्टर पानी विकसित किया है, जिससे भारत में मात्र 2 पैसे प्रति लीटर की दर से पीने योग्य स्वच्छ पानी मिल सकेगा। इन्हीं योगदान के तहत इनको निक्कई एशिया पुरस्कार दिया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और हाल ही में दोस्तों भारत सरकार ने भी इनको जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
और निक्की एशिया पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है दोस्तों जिन्होंने इस क्षेत्र में सतत विकास और एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण कार्यों में योगदान दिया हो, उसी के अंतर्गत ये निक्की पुरस्कार दिया जाता है। ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। एक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूसरा है संस्कृति और समुदाय, तीसरा है आर्थिक और व्यवसायिक नवाचार, कि जो भी कोई नया आता है इन चीज़ों से एशिया के लिए अच्छी महत्वपूर्ण और उनके लिए निक्की एशिया पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दिया गया है प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को, जो भारत से हैं। और विज्ञान और संस्कृति और समुदाय का दिया गया है राम प्रसाद कदेल, नेपाल से हैं जो। और आर्थिक और व्यवसायिक नवाचार का पुरस्कार दिया गया है एंथनी टैन मलेशिया और टैन होई लिंग मलेशिया, दोनों को दिया गया है इनको संयुक्त रूप से आर्थिक और व्यवसायिक नवाचार का। 3 पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों ये निक्की पुरस्कार। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का याद रखना है थलपिल प्रदीप को, इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी से फिल्टर युक्त पानी बनाया है जिसका कॉस्ट काफ़ी कम है। भारत में 2 पैसे प्रति लीटर की दर से आप पीने योग्य स्वच्छ पानी मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? दोस्तों जापान का सम्मानित पुरस्कार होता है ये भारत के मणिपुर के डॉक्टर हैं दोस्तों थंगजाम थबाली सिंह, या नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, याद रखना है थंगजाम दबाली सिंह है दोस्तों। धबाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दोस्तों उनको भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। मणिपुर के डॉक्टर हैं दोस्तों इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ये हैं थंगजम धबाली सिंह। ये पुरस्कार होता है दोस्तों काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। जापान द्वारा यह पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने और अपने क्षेत्र में उन्नति, कल्याण में विकास और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। जो भी जापान की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं उन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों जापान से जुड़ी जानकारी जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन, जापान के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों शिंजो आबे, और जापान को ही दोस्तों उगता हुआ सूर्य का देश भी कहा जाता है। सबसे पहले सूर्य जापान से ही में ही निकलता है, ईस्ट कंट्री है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक ऋण योजना किस बैंक ने आरंभ किया? दोस्तों विकास अभय नाम से ऋण योजना आरंभ की है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। यह योजना दोस्तों जो भी कोविड-19 महामारी के कारण जो MSME हैं, जो लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग है, उन्हीं को तहत यह है ऋण दिया जाएगा दोस्तों। और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का जो हेडक्वार्टर है धारवाड़ में है दोस्तों कर्नाटक में। इनके अध्यक्ष हैं P गोपी कृष्णा और भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। दोस्तों अब जान लेते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है क्या। दोस्तों इनको 2 तरह से परिभाषित किया गया है भारतीय अधिनियम के तहत, 2006 के अधिनियम के तहत। एक होते हैं दोस्तों जो निर्माण करते हैं, एक होते हैं दोस्तों सेवा के क्षेत्र में। 2 तरह से इन्हें सूची बनाई गई है जिनके अंतर्गत हम देखते हैं। एक है दोस्तों विनिर्माण, दूसरा है सेवा उद्यम। विनिर्माण उद्योग में दोस्तों वो उद्योग होते हैं जो किसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन में लगे हुए हैं। उनके लिए इनकी जो कॉस्ट है अलग अलग निर्धारित की गई है कि जिनके बेस पे इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि कौन से लघु उद्योग है कौन से मध्यम है। ये हम नीचे देख रहे हैं। विद्युत सेवाएं प्रदान, दूसरा है सेवा उद्यम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। विद्युत सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगे हुए उपकरणों के निवेश में जो लगा हुआ है उसी बेस पे ये 2 तरह से ये परिभाषित किए गए हैं लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग। जो दोस्तों निर्माण वाले हैं, जो निर्माण करते हैं, उनके अंतर्गत हैं, उनके अंदर अति लघु उद्योग उन्हें बोला जाता है जिनमें जो भी इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उन्हें अति लघु उद्योग बोला जाता है, अति लघु उद्योग। और छोटे उद्योग किन्हें बोला जाता है? 25 लाख रुपए से अधिक हो और 5 करोड़ से कम हो।
और मध्यम उद्योग उसे बोला जाता है 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ से कम। 5 करोड़ और 10 करोड़ के बीच वाले को मध्यम, छोटे उद्योग बोला जाता है 25 लाख से 5 करोड़, और अति लघु उद्यम बोला जाता है 25 लाख रुपए से कम वाले को। ये दोस्तों निर्माण और उत्पादन के जो प्रोडक्शन करते हैं उन्हीं के अंतर्गत इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और सेवा के क्षेत्र में इनकी लिमिटेशन अलग अलग है दोस्तों। जो भी सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर में, जिनकी आय, जिनका बजट 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है, जिनका बजट है 10 लाख रुपए से कम है, उन्हें अति लघु उद्योग बोला जाता है। छोटे उद्योग उनको बोला जाता है जिनका लागत 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक है, और मध्यम उद्योग में 2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ से कम। दोस्तों ये लिमिट है, आप देख सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में अलग है और निर्माण और उत्पादन क्षेत्र में अलग अलग है। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, और आपको वैसे पीडीएफ भी मिलेगा इसका, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, उस पर आप जाके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन अभियान किसने शुरू किया? वी विल विन अभियान शुरू किया गया दोस्तों फीफा द्वारा, जो फुटबॉल एसोसिएशन है इंटरनेशनल, उन्होंने यह अभियान शुरू किया है। यह दोस्तों जो भी कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और जो भी उससे जुड़े पेशेवर हैं, उनके सम्मान में यह वीडियो संदेश जारी किया गया है। और इस वीडियो में दोस्तों भारत के जो पूर्व फुटबॉल कप्तान है बाईचुंग भूटिया, उनको भी शामिल किया गया है। और फीफा से जुड़ी जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। गियानी इन्फेंटिनो जो अध्यक्ष हैं फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को, और फीफा हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। आज का अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल वर्कर डे, यह 1 मई को मनाया जाता है। यह दोस्तों दुनिया भर में जो भी श्रमिक हैं, लेबर हैं, मजदूर हैं, उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है हर साल। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन है, उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और उसके अध्यक्ष है वर्तमान गाय राइडर, और स्थापना हुई थी दोस्तों 1919। और वैसे दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है 1891 से मनाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? वे दोस्तों फुटबॉल से संबंधित थे, और 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे दोस्तों ये। इनका हाल ही में निधन हुआ है, चुन्नी गोस्वामी जी, ये आपको दिख रहे हैं पिक्चर में। और दोस्तों भारत की फीफा जो वर्ल्ड रैंकिंग है भारत की फिलहाल में, वो है 108 रैंक है भारत की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों ये बनाया है रामायण धारावाहिक ने। दोस्तों आपको पता ही होगा भी लॉकडाउन के अंदर जो भी रामायण का धारावाहिक शुरू किया गया है, उसने 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में 7.7 करोड़ दर्शकों ने देखा, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों रामायण धारावाहिक ने। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एनालिसिस किया जाएगा दोस्तों। आज से अच्छी वीडियो आपको मिलेगी, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।